हेलो बच्चों, कैसे हैं। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय एडी सर। आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया था। आज उसी पर एक छोटा सा वीडियो डी कार्बोक्सिलेशन के बारे में। डी कार्बोक्सिलेशन होता क्या है, कार्बन संख्या घटाने का जो नियम है वो डी कार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया। डी कार्बोक्सिलेशन के लिए आपको जैसे सोडा लाइम का प्रयोग करते हैं, आप कोलवे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं। आज हम आप लोगों के सामने सोडा लाइम और कोलवे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। आप देखो डी कार्बोक्सिलेशन होता क्या है, ठीक है ना। डी कार्बोक्सिलेशन होता क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन डी कार्बोक्सिलेशन होता क्या है, किसी भी अभिक्रिया में से कार्बन और ऑक्सीजन को निकालने की क्रिया जो होती है क्या कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। जैसे मान लो RCOH है, यहां से काम करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन को निष्कासित कर दो और RH बन जाए, प्लस क्या होता है CO2। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। अब इसमें डी कार्बोक्सिलेशन के लिए कुछ कारक का प्रयोग करते हैं। कौन से ऐसे अभिकारी होते हैं कौन से ऐसे अभिकारी होते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से सोडा लाइम का प्रयोग करके हम लोग एल्केन प्राप्त करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण को अगर हम सोडा लाइम के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। देखो सोडा लाइम का मतलब क्या होता है, सोडा मीन्स क्या होता है, NaOH होता है, और यहाँ पर क्या है, लाइम मीन्स क्या होता है, चूना होता है। तो इस दोनों के मिश्रण को हम सोडा लाइम कहते हैं। यहाँ पर जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये एक प्रकार से यहाँ पर कैटालिस्ट का कार्य करता है, ठीक है ना। होता क्या, सुनो बेटा ध्यान देना, कैसे अभिक्रिया होती है, किस प्रकार से होती है। देखो जैसे RCOH को अगर हम सोडा लाइम के साथ क्रिया कराएंगे तो पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया करेगा, अम्ल है क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण और जल बनाएगा, RCONA बनेगा और प्लस आपका क्या बनेगा, H2। ठीक RCONA क्या करेगा, फौरन सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करेगा, गर्म करेंगे तो आपका डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। और आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या है, RH है, प्लस आपका क्या बनेगा, Na2CO3। ध्यान देंगे, ठीक है ना। यानी आपका एल्केन बन गया और सोडियम कार्बोनेट बना, ठीक है। आप यहां पर ध्यान देंगे, जैसे मान लो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को यदि हम सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, उस अवस्था में आपका बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, मेथेन होता है। कैसे अभिक्रिया होती है, और आपका CO2 बाहर निकलता है। कैसे अभिक्रिया होगी, ध्यान देना। पहले एसिटिक एसिड क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा, अम्ल है बेस से रिएक्शन करेगा, साल्ट एंड वाटर बनाएगा, यानी आपका बनने वाला कंपाउंड CH3CONA बनेगा और प्लस आपका क्या बनता है, जल बनता है, ठीक। अब यहां पर क्या होगा भाई, देखो सोडियम एसीटेट फौरन क्या करेगा, NaOH यानी सोडा लाइम के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। आपका बनने वाला कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट होगा और आपका क्या बनाएगा, मेथेन बनाएगा, ठीक है ना। यहीं पर देखें, जैसे मान लो सोडियम प्रोपेनेट हो, CH3 देखो CH3CH2CONA सोडियम प्रोपेनेट हो, अगर इसको एक काम करते हैं, सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, एथेन होगा।
आया। ये आपका क्या डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है। ठीक देखो इसके मैकेनिज्म पे आपने जरा ध्यान देंगे। मैकेनिज्म क्या होता है, क्रियाविधि क्या होती है। देखिए अब क्रिया हो जाती इसके बाद सोचा जाता है। मार पहले खा लेते हैं, उसके चोट लग जाता है, इसके बाद सोचते हैं कि चोट कैसे लगा। अब क्रिया हो जाती है, इसके बाद सोचा जाता है क्रिया हुई कैसे। ठीक है, तो क्रियाविधि के बारे में हम चलते हैं, ध्यान देते हैं मैकेनिज्म पर। हाँ मैकेनिज्म में होता क्या, पहले सुन लेना भाई। यहां पर पहले आप देखोगे जैसे एसिटिक एसिड को या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो, हम सोडा लाइम के साथ जब गर्म करेंगे तो पहले क्या होगा, एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा, साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब इसके बाद होगा क्या, सुनिए भाई, C3COONA सोडियम एसीटेट, ये आपके दो भागों में टूटेगा, CH3CO नेगेटिव और प्लस क्या Na पॉजिटिव। ठीक है ना, फिर हुआ क्या भाई, जरा ध्यान देना, CH3CO नेगेटिव, देखो यहां पर क्या हो गया, चार्ज हो गया, और चार्ज सेपरेशन हमेशा होता है, इसका विरोध करता है ना। चार्ज सेपरेशन होता है और चार्ज को मिनिमाइज करके हर एलिमेंट चाहता है हम न्यूट्रल हो जाए। यहाँ भी ये भी काम ही करता है। यहाँ पर लोन पेयर अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, इधर खस गया, इधर खस गया, ये माइनस चार्ज क्या है, यहाँ आ गया, ये पॉजिटिव और निगेटिव। आपका जो बनने वाला कंपाउंड देखिए क्या बनता है, CH3 निगेटिव बन गया, और आपका बनने वाला कंपाउंड CO2 बना, ध्यान देना। ठीक है, देखिए अब क्या करेगा, CH3 निगेटिव वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, आपको मालूम है पॉजिटिव और निगेटिव, आपका बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, CH4 हो जाएगा, OH निगेटिव हो जाएगा। आया, एकदम आया। आपका जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, यही आपका क्या इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ये क्या है, आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड में यहां पर कार्ब एनायन बनता है। आया, एकदम सही, क्लियर हुआ, कंफर्म आया। अब देखो भाई, एल्केन में जो H आता है वो कहां से आता है, जल से आता है, ध्यान देना। जैसे आप CH4 बना है ना, बना है, H कहां से आया, CH3 के पास है, ये वाटर मॉलिक्यूल से जल आता है। कभी कभी यहाँ D2O लगा देगा, तब आपके लिए यहां पर क्या बनेगा, CH3D बन जाएगा, ड्यूट्रोमेथेन बनने लगेगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखते हैं। बात कंफर्म, क्लियर हुआ। अब देखोगे, ध्यान देंगे इसी पर, आपसे क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा यौगिक है जिसका डीकार्बोक्सिलेशन शीघ्रता से होता है। ऐसे एलिमेंट जिसमें कार्ब एनायन स्टेबल होंगे उनका डीकार्बोक्सिलेशन शीघ्रता से होगा, जिसमें कार्ब एनायन अनस्टेबल होंगे उनका डीकार्बोक्सिलेशन शीघ्रता से नहीं होगा। ये दिमाग में रखिएगा। जैसे देखो अगर मैं लिख दूं CH3COH लिख दूं, है ना, और एक और लिख देता हूं CH3CH2COH लिख देता हूं, और यहीं पर एक और कंपाउंड लिख देता हूं CH3CH एंड COH। ठीक है ना। अब इसमें पूछ लेता है किसका डीकार्बोक्सिलेशन शीघ्रता से होगा।
अब सुनो भाई, यहां से इसे हटा लेना, यहां माइनस लगा देना, इसको हटा लेना, यहां माइनस लगा देना, इसको हटा लेना, यहां माइनस लगा देना। अब देखो भाई, इसमें मोर स्टेबल एनायन कौन है? मेथिल एनायन आपको मालूम है, ये क्या होता है, मोर स्टेबल इन तीनों में होता है, CH3 CH2। आपको मालूम है अगर एनायन पर, कार्ब एनायन पर प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करे समूह की संख्या बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है, तो उसका अस्थायित्व क्या होता है, बहरहाल घट जाता है। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा अस्थायी कौन है, ये है, सबसे ज्यादा अस्थायी कौन है, ये है। अगर इसमें पूछा जाए डी कार्बोक्सिलेशन शीघ्रता से किसमें ज्यादा होगा, तो पहले में होगा, फिर आपका सबसे कम तीसरे में होगा। बात कन्फर्म। तो जिसमें कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी जितने ज्यादा होती है, उसका डी कार्बोक्सिलेशन उतने ही शीघ्रता से हो जाता है। बात कन्फर्म। अब इसी रूप में एक आध क्वेश्चन और आ जाए, देखिए जरा, देखो मैथिंग नोट कर लेना, ध्यान दिए रखना। देखो जैसे मान लो CCl3 COH लिख देता हूं, ऐसा लिखे, चलो छोड़ो, हाँ ठीक है, CCl3 COH लिख देता हूं और CH2 Cl COH लिख देता हूं और यहां पर CH3 COH लिख देता हूं। अब इसमें पूछ लेता है, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा देंगे दो, एक ही देखो, जैसे यहां पर देता हूं CH CL2 हाँ COH, और यहां पर लिखता हूं CH2Cl CH2 COH, ठीक है ना, और यहां लिखता हूं CH3 CH2 COH, है ना। अब इसमें पूछ लेता है डी कार्बोक्सिलेशन शीघ्रता किसका होगा, इसको हटाना, यहां माइनस लगाना, इसको हटाना, यहां माइनस लगाना, इसको हटाना, यहां कार्ब एनायन बनेगा। क्योंकि इंटरमीडिएट कंपाउंड कार्ब एनायन बनता है, जिस एलिमेंट का कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल होगा वह उतनी शीघ्रता से डी कार्बोक्सिलेशन देगा। देखो यहां पर CH, इधर भी Cl, इधर भी Cl, यहां पर CH2 निगेटिव, ठीक है। यहां देखो CH2 है, Cl है, यहां पर CH2 निगेटिव, यहां देखो CH3 है, CH2। अब यहां पर एक ही देखें, यहां पर आपको देखो माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित करने वाले समूह, दो समूह है, यहां पर एक है, यहां पर प्लस आई वाला है, ठीक है। अब देखो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है ना, इसको खींचने वाले दो लोग इधर जुड़े हुए हैं, अस्थाई तो बढ़ जाएगी। यहां पर एक लोग जुड़े हैं, यहां पर तो दाता समूह है ना। अब सबसे ज्यादा अस्थाई कौन होगा, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो शीघ्रता से डी कार्बोक्सिलेशन पहले किसका होगा, इसका होगा, फिर अगले का होगा, सबसे कम उसका होगा। बात कंफर्म, क्लियर हुआ। इसी पर एक आध क्वेश्चन और चले देखें। देखो जैसे मान लिया जाए ऐसा लिख देता हूं, फिर एक यहां पर डबल बॉन्ड लगा देता हूं, यहां पर COONA, यानी लिख दो, सोडा लाइट छोड़ो जैसे, और यहां पर
अगर इन तीनों में पूछ लेता है कि डी कार्बोक्सिलेशन शीघ्रता से किसका होगा, पहला चीज ध्यान देंगे। अब देखो यहां इसको हटा देना, ये माइनस लगा देना, इसको हटा देना माइनस लगा देना, इसको हटा देना माइनस लगा। अब देखो यहां पर रेजोनेंस पाया जाएगा और इसमें एरोमेटिसिटी का गुण पाया जाएगा। तो जिसमें जितने ज्यादा एनायन अस्थाई होगा, सबसे ज्यादा एनायन अस्थाई किसमें होगा, इसमें होगा, फिर ए होगा, फिर अगला। तो सबसे ज्यादा शीघ्रता से डी कार्बोक्सिलेशन किसका होगा, इसका होगा, तब इसका और फिर इसका। तो क्वेश्चन आता है किसका डी कार्बोक्सिलेशन शीघ्रता से होगा और किसका शीघ्रता से नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन दिया गया था, देखो एक क्वेश्चन था, ध्यान देना। COH यहां पर दे दिया था COH, ऐसे क्वेश्चन दिए थे, ठीक है ना। चलो हाँ, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, ये 2012 में IIT में पूछा गया है कि किसका डी कार्बोक्सिलेशन शीघ्रता से होगा, ठीक है ना। तो आपसे एक चीज ध्यान देना, मैंने आपसे पहले बताया जिस पर जो एनायन जितने ज्यादा अस्थायी होगा उसका डी कार्बोक्सिलेशन क्या होगा, उतनी ही शीघ्रता से हो जाएगा। कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ। अगला होता है आपका कोल्बे वैद्युत अपघटन अवक्रिया के द्वारा भी, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइट मेथड होता है, ठीक है। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइट मेथड क्या होता है, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करने पर डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, क्या, कोल्बे वैद्युत अपघटन। देखो कोल्बे क्या है, वैद्युत अपघटन अवक्रिया, ध्यान देना, ठीक है। कोल्बे वैद्युत अपघटन अवक्रिया द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं, ठीक। आप देखेंगे यहां ध्यान देंगे, जैसे आप देखो अगर मैं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के पोटेशियम या सोडियम लवण का कोल्बे वैद्युत अपघटन करते हैं तो एल्केन बनता है, ध्यान देना। जैसे CH3COK है ना, इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं, CH3COK है, इसका कोल्बे वैद्युत अपघटन करते हैं, HOH HOH, आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोलाइट आप एक चीज देखेंगे, यहां से क्या निकलेगा, पहले KOH बनेगा, CO2 बनेगा और आपका क्या बन गया, H2O बनेगा, H2 बनेगा, ध्यान देना, ठीक है ना। आपका बनने वाला कंपाउंड एथेन होता है, CH3 प्लस क्या बनेगा, CO2 और प्लस क्या बनेगा आपका KOH और प्लस आपका H2 बनेगा। अगर मैं पोटेशियम एसीटेट का कोल्बे वैद्युत अपघटन कराऊं, एथेन बनेगा। अगर मान लो हम पोटेशियम प्रोपेनेट ले लेता हूं, CH3COOK का, अगर हम कोल्बे वैद्युत अपघटन कराता हूं, CH3COK का, कोल्बे वैद्युत अपघटन कराता हूं, HOH क्या है, कोल्बे वैद्युत अपघटन, कोल्बे वैद्युत क्या है, अपघटन। तो आपका क्या बनेगा, KOH बनेगा। मैकेनिज्म में भी आपसे चलता हूं, बात करता हूं। और यहां पर क्या बनेगा, H2 बनेगा और क्या बनेगा, CO2।
बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो आपका क्या है, ब्यूटेन होता है। क्या बनता है, ब्यूटेन बनता है। प्लस आपका क्या बनेगा, CO2 बनेगा, प्लस आपका KH बनता है और प्लस आपका H देखिए अगर मान लो पोटेशियम सक्सीनेट का यानी CH2CO के सिंगल बॉन्ड क्या है, CH2CO के क्या नाम है, पोटेशियम सक्सीनेट। क्या नाम है, पोटेशियम सक्सीनेट। इसका कोलबे वैद्युत गठन कराते हो भाई, तब देखोगे उस अवस्था में एल्कीन बन जाता है। क्या बनता है, कोलबे वैद्युत अपघटन कराने पर क्या बनेगा, KH बनेगा, KH बनेगा, CO2 निकलेगा, यहां पर क्या बनेगा, H2 बनेगा। देखो आपका क्या बने, एथिलीन बन गया। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या होता है, CO2 प्लस क्या है, KH और प्लस H2। देखो एक कोलबे वैद्युत अपघटन क्रिया हो रही है, इलेक्ट्रोड पर होती है, ठीक है ना। कैथोड और एनोड पर क्रिया होती है। कौन कैथोड पर होगा, कौन एनोड पर क्रिया होगी, अभी इसी के मैकेनिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले आप देखते चलें। अगर यहीं पर मैलिक एसिड ले लूं, CHCO के सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CHCO के का अगर कोलबे वैद्युत अपघटन हम करा देते हैं, उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड एल्काइन बनता है। आप देखो KH बन गया, KH बन गया, इधर आपका क्या H2 बना, यहां से CO2, यहां से CO2, क्या बचा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा। देखो एथाइन बन जाता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस क्या बना, 2CO2 बना, प्लस क्या बना, 2KH बना और प्लस क्या बना, H2 बना। देखो समझ में आया, क्लियर हुआ। अब एक चीज यहां ध्यान देना, ये जो क्रिया हो रही है CO2 और आपका एल्कीन या एल्काइन जो भी बन रहा है, ये आपकी जो क्रिया होती है ये जनरली किस पर प्राप्त होता है, ये एनोड पर मिलता है, ठीक है ना। और ये दोनों क्रियाएं जो होती हैं ये किस पर होती हैं, कैथोड पर। तो एनोड और कैथोड की क्रियाओं के बारे में पूछा जाता है, आप इसे क्या करेंगे बता देते हैं, ठीक है ना। नाम क्या है, पोटेशियम सक्सीनेट, ये आपका पोटेशियम मैल्यूनेट, पोटेशियम मैलोनिक एसिड से बना, मेलोनिक एसिड, मेलोइक है ना, तो मेलोनेट, पोटेशियम मेलोनेट। इस तरीके से इसका तो नाम जाने रहे हैं आप लोग, है ना, पोटेशियम प्रोपेनोएट, पोटेशियम एसिडेट। तो आप इस चीज को ध्यान देंगे कि हम इस कोलबे वैद्युत अपघटन क्रिया के द्वारा भी डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। क्लियर। अब इस पर थोड़ा सा और आगे बढ़े, मैकेनिज्म की तरफ देखें, फिर और क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। सुने, ला 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 ला, सोती रहना जगती रहना। देखो आपसे मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, किस प्रकार से। इसमें दो चीज भाग लिया गया है, एक पोटेशियम कार्बोक्सिलेट लिया गया है, दूसरा जल लिया गया है। आप देखोगे क्या होता है, CH3CO के ये दो भागों में टूटेगा। पहला चीज CH3CO नेगेटिव और K पॉजिटिव,
कोलबे वैद्युत अपघटन करने पर इलेक्ट्रोलाइट पे जल भी दो भागों में टूटेगा, आपका क्या होगा, एक तो H निगेटिव और दूसरा क्या H पॉजिटिव। ये दोनों के दोनों सुनिए, ये आपके किधर जाएंगे, ये आपके धनायन कैथोड की तरफ और ऋणायन क्या होता है, एनोड की तरफ गमन करता है। क्योंकि एनोड जो होता है वो आपका धन प्लेट होता है और कैथोड जो होता है वो आपका क्या है, ऋण प्लेट होता है। बात कन्फर्म क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला, एनोड कौन सा प्लेट होता है, धन प्लेट होता है, और आपका कैथोड जो होता है वो आपका ऋण प्लेट होता है। बात क्लियर? देखिए आप यहां पर एक चीज ध्यान देंगे, ये तो दोनों एनोड की तरफ चलेंगे, ये दोनों किधर चलेंगे, कैथोड की तरफ चलेंगे। अब कौन इलेक्ट्रोड पर अवक्षेपित होगा, सवाल तो ये होता है। जिसके विसर्जन विभव का मान कम होता है वही आयन इलेक्ट्रोड पर अवक्षेपित होता है। इन दोनों में अगर देखते हैं तो एसीटेट आयन का विसर्जन विभव OH आयन के विसर्जन विभव से कम होता है। ठीक, इस नाते से एनोड पर जो अवक्षेपित होने वाला कंपाउंड जो आयन है वो क्या, एसीटेट आयन। आप देखोगे एनोड पर क्या होता है, आपका एनोड पॉजिटिव होता है, इस पर कौन अवक्षेपित होगा, कैसे होगा, देखो CH3COO निगेटिव, ये पहले क्या बनेगा, ध्यान देना, CH3CO मुक्त मूलक और प्लस क्या हो जाए इलेक्ट्रॉन। देखो इसने क्या किया, आयन को संतुलित किया, मुक्त मूलक के रूप में क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है ना। इसके बाद क्या होता है भाई सुने, CH3CO मुक्त मूलक ये टूटेगा पुनः, आपका क्या बनाएगा, CH3 मुक्त मूलक और प्लस क्या, CO2। अब ये CH3 मुक्त मूलक दूसरे मालिक्यूल की, दो मालिक्यूल लिया गया था, याद होना चाहिए आपको, CH3 मुक्त मूलक दूसरे मालिक्यूल के CH3 मुक्त मूलक से अभिक्रिया करेगा और आपका जो बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड क्या होगा, CH3। ये आपकी किस पर अभिक्रिया होती है, ये आपकी एनोड की अभिक्रिया होती है। ठीक, अब आता है दूसरा, H पॉजिटिव एक कैथोड पे देखोगे, कैथोड पे H पॉजिटिव किसमें जाता है, आपका H2 में, ठीक है ना। यहां पर देखें ये अभिक्रिया कौन सी थी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया सदैव कहां होती है, एनोड पर। अपचयन अभिक्रिया सदैव कहां होती है, कैथोड पर। ये कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक है। H2 और बचा क्या विलयन में, K पॉजिटिव और OH निगेटिव, ये विलयन में ही रह जाता है। K पॉजिटिव और OH निगेटिव किसमें कन्वर्ट हो जाता है, KOH में। इस तरीके से देखो यहाँ चूंकि दो मालिक्यूल था ना, तो हम यहाँ जनरली रूप में दो मालिक्यूल ले सकते हैं संतुलन के लिए। बात कन्फर्म, संतुलन के लिए हम जनरली दो मालिक्यूल ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए। यहां भी 2-2 कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बैलेंस सब हो गया, आप सीधे छाप लेते हैं। नोट कर लेंगे मैथ्स के बारे में, क्रिया विधि नोट कर लेंगे। क्लियर हुआ? देखें मिटाए, नोट करें, चलो भैया नोट करें, नोट करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अक्सर पूछा भी जाता है कोलबे वैद्युत अपघटन क्रिया में। अगर मान लो, सुनो भाई ध्यान देना, अगर मैं पोटेशियम सक्सीनेट लेता था, देखो जरा यहां पर भी ध्यान देना, CH2 यहां दो मालिक्यूल मैंने नहीं लिया था, ये चीज देखोगे CH2CO के था, इसका जैसे हम कोलबे वैद्युत अपघटन कराए थे, HOH आपका जो बनने वाला कंपाउंड ऐसा बना था, ऐसा बना था, फिर आपका H2 निकला था और यहाँ पर आपका क्या निकला था, CO2 निकल गया था, ठीक है ना। ए मालिक्यूल आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या था, CH2 डबल बॉन्ड क्या है, CH2 प्लस क्या है, CO2 और प्लस क्या है, KOH और प्लस आपका H2 बनता है। दे
कैसे यहां पर हुआ था, सेम कंडीशन वही है। अगर मैकेनिक में लिखना होता है आपको मालूम है, सेम प्रोसेस वही है। आप देखोगे क्या होता है, CO के सिंगल बॉन्ड CO के ये ब्रेक होता है, आपका क्या बनेगा, CO निगेटिव, सॉरी CH2 है, CH2 देखो, CH2CO निगेटिव और प्लस क्या है 2K पॉजिटिव होता है ना, एनोड की अभिक्रिया है भाई ये। फिर क्या होता था यहां पर, CH2CO निगेटिव सिंगल बॉन्ड CH2CO निगेटिव, ये फौरन क्या करता था, मुक्त मूलक के रूप में कन्वर्ट होता है, CH2CO फ्री रेडिकल प्लस क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब यहां पर पुनः ये क्या होगा, CH2CO फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2CO फ्री रेडिकल, एक ब्रेक हो जाएगा। आप देखो CH2 फ्री रेडिकल एंड क्या है CH2 फ्री रेडिकल प्लस क्या होता है 2CO2, और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एथीन प्राप्त कर लेते हैं। कन्फर्म हुआ, क्लियर हुआ। अब देखें कुछ और डाइकार्बोक्सिलिक एसिडों के बारे में ध्यान देंगे। अगर उनका कोलबे इलेक्ट्रोलाइट करते हैं तो पूछा जाता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो भाई ध्यान देना, क्वेश्चन पे ध्यान देना पहले। जैसे मान लिया जाए ऐसा ले ले, CH2CO के सिंगल बॉन्ड CH2CO के है ना, क्या नाम होगा इसका, देखो ये क्या है, ग्लूटेरिक पोटेशियम ग्लूटेरेट। अगर पोटेशियम ग्लूटेरेट का कोलबे वैद्युत अपघटन करा दूं तो आपका क्या बनेगा, सुन लेना भाई, ए पॉजिटिव और ए पॉजिटिव बनेगा, ए निगेटिव होगा, फिर ये फ्री रेडिकल में टूटेगा, फ्री रेडिकल के बाद आपको मालूम है ये फ्री रेडिकल बनेगा, है ना। और जैसे फ्री रेडिकल बनेगा यहां पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा। अर्थात पोटेशियम ग्लूटेरेट का अगर कोलबे वैद्युत अपघटन कराते हैं तो क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। एक तो कंपाउंड बन सकता है, ठीक। दूसरा कंपाउंड क्या हो सकता है, और भी देखो भाई, ये मेजर बनेगा, अगला जो बनना है माइनर बनेगा, CH2COO के रहेगा, सिंगल बॉन्ड यहां पर CH2COO के रहेगा। इसके दो मॉलिक्यूल लोगे हमेशा, दो मॉलिक्यूल लिए ही रहे हो के, है ना। ऐसे देखो प्लस OH, ठीक है ना। इस तरीके से दो दो मॉलिक्यूल लेते हैं, यहां पर OH है ना। यहां पर क्या लिखेंगे कि CH2, यहां पर CH2, इधर पर C, यहां भी क्या CH2CO के, ठीक है ना। यहां से देखो एक तो पहला एक KH निकलेगा, ठीक है ना। यहां से भी आपका KH निकलेगा, AH2 निकलेगा, यहाँ H2 निकलेगा, ऐसे KH निकलेगा, ऐसे KH निकलेगा, यहाँ से CO2 निकलेगा, यहाँ से CO2 निकलेगा, और ये बाकी आपस में से क्या जुड़ जाएंगे। अर्थात आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, देखो CH2, यहाँ पर CH2, इधर की तरफ CH2, इधर की तरफ CH2, यहाँ पर CH2, यानी साइक्लोहेक्सेन बन गया, ध्यान देना। लेकिन ये आपका माइनर बनेगा, मेजर क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन। तो आप एक चीज देखोगे
ये आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा, और यहां पर अगर बाण लगा देते हो तो आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा और बनेगा आपका साइक्लोप्रोपेन। बात क्लियर एकदम आया। देखिए ऐसे क्वेश्चन और आते हैं, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यानी सोडियम और पोटेशियम के डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ले लें और उनका कोलवे बंधुत्व कराते हैं। मान लो देखो, जैसे यहां पर मैं लेता हूं CO के, यहां पर लेता हूं CO के, ध्यान देना, कोलवे बंधुत्व गठन कराते हो, यहां से फौरन क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सिन बन जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगला बाईसाइक्लो कंपाउंड बनेगा, ओ माइनर बनेगा, है ना, 2 मॉलिक्यूल ले लेना, जोड़ देना, बाईसाइक्लो कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि कोलवे गठन कराने पर क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल अगर दूर दूर रहेंगे वो माइनर रहेगा, फ्री रेडिकल पास पास होंगे डबल बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो आपका क्या बनेगा, मेजर बनेगा। आप एक काम करेंगे, क्वेश्चन करते रहें और वीडियो देखते रहें, जहां तक हो सके आप लोग चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए, सब्सक्राइब करिए, है, वीडियो देखते रहिए, मस्त रहिए, क्वेश्चन करते रहें, कमेंट करें, क्वेश्चन जो नहीं आता उसे पूछे। धन्यवाद, मस्त रहें, खुश रहें।